हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम 4 जुलाई 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आज जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो है क्लियरिंग द वाटर, इंडिया मस्ट गिव अ बिगर पुश टू स्कीम डिलीवर पोर्टेबल वाटर। देखिए पोर्टेबल वाटर क्या है। सबसे पहले इसमें जो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो पोर्टेबल वाटर के ऊपर है कि जो पोर्टेबल वाटर है, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है कि हर घर तक वाटर पहुंचाना, क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में। ठीक है, इंडिया को कहीं ना कहीं इन स्कीम में थोड़ी सी पुश देनी पड़ेगी ताकि ये और लेवल तक, मतलब बेटर लेवल तक पहुंच सके। अगर हम इसकी सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होगा। अगर हम लोग इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, ये कहीं ना कहीं लोगों तक पोर्टेबल वाटर जो है सप्लाई बढ़ाएगा। ठीक है, वाटर की सप्लाई जो है वो देगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो लोगों को, जो लेडीजों को दूर दूर तक फार जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, उसकी डिस्टेंस को क्या करेगा, डिस्टेंस होगा ही नहीं। ठीक है, तीसरी चीज, अगर टाइम बचेगा तो वर्किंग फोर्स भी हमारी क्या होगी, जो वर्किंग पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और हाउस होल्ड इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी वाटर सप्लाई है, पोर्टेबल वाटर की सप्लाई है, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जरूरी है। और अगर हम इस स्कीम को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाए तो हमारी और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस बनेगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम आ क्या रही है, क्यों ये आर्टिकल छपा है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, वही चीज के बारे में डिस्कस की गई है। अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो इसमें बताया गया है कि ये स्कीम कब से स्टार्ट किया गया है, 2016 से। ठीक है, तो जिसमें 25 करोड़ जो है हाउस होल्ड है उसकी बात की गई थी। रफली एक आइडिया लिया गया था कि भाई 25 करोड़ लोगों तक ये क्या हो जाएगा, जो डेली का 55 लीटर वाटर है वो पहुंचाया जाएगा हर इंसान के पास। अगर बात की जाए 19 ये लगभग कितना था, 19.5 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंचाने की बात की गई थी अगर रूरल एरिया की बात की जाए। ठीक है, और अगस्त में जब 2019 में नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया, प्रॉमिस किया कि रूरल हाउस होल्ड को पाइप और पोर्टेबल वाटर जो है पूरी तरह से 2024 तक मिल जाएगी। जब तक गवर्नमेंट का टेन्यूर चल रहा है, लास्ट जो इलेक्शन अभी होने वाला है आपको पता है 2024 में, उससे पहले क्या हो जाएगी, इनको पोर्टेबल वाटर की सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए, जब से उन्होंने कमिटमेंट किया है, केवल 3.2 यानी कि 16% जो है हाउस होल्ड जो है अभी तक कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आज की फिगर की बात करें, ठीक है, ये आज की अगर फिगर की बात करें, ये कितना स्टैंड कर रहा है, 64%। ठीक है, जब इन्होंने कमिटमेंट किया था तब से लेके क्या कर रहे हैं, इसको आगे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस से चल रहा है। अब रिसेंट ईयर में क्या देखा गया है, अब ये अगर इसकी पे कॉन्टेक्स्ट बता दूं, अभी रिसेंट ईयर में जल शक्ति मिनिस्टर को इसमें क्या किया गया है, लेवल किया है कि वो इस प्लान को क्या करे, प्रोवाइड करे और वाटर कनेक्शन को हर घर जल मिशन के तहत पहुंचाए। ठीक है, अगर बात की जाए 2019 से 9 करोड़ हाउस होल्ड जिनके पास पूरी तरह से एक्सेस है पाइप वाटर का, दिस इज द पार्ट ऑफ कनेक्शन विलेज स्कूल, जिसमें आंगनवाड़ी, कम्युनिटी बिल्डिंग, इन सबको जोड़ा गया है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है, ये क्यों हो रहा है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम बताया कोविड-19, दूसरी जो प्रॉब्लम बताया रसिया और यूक्रेन, और यहां आप एंगल चाइना का भी जोड़ सकते हो। कुछ चीजें जो है
ग्राम पंचायत और स्टेट्स की भी है कंसर्न। अब क्या है इसको जरा समझिए। देखिए कोविड-19 में क्या हुआ, हमारी बजट एलोकेशन जो है किया गया था, लेकिन उस टाइम पे हर चीज बंद थी, तो प्रॉब्लम हुई तो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, जिसके कारण से बजट तो एलोकेशन हुई, लेकिन उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो कहीं ना कहीं कम हो गया। ठीक है। दूसरी, रसिया और यूक्रेन की वॉर से क्या हुआ, सप्लाई सेक्टर में गिरावट आई, और जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वाटर लगाने के लिए, उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ गई। चाइना के एंगल, चाइना के साथ स्टैंड अप हुआ, और वो स्टैंड अप की वजह से क्या हुआ, जो हमारी सप्लाई है उसको भी हमने क्या किया, डिसरप्ट किया। अब यहाँ ग्राम पंचायत और स्टेट्स का क्या रोल है कि ये कितनी हद तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने एरिया में, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आपके सप्लाई ऑफ वाटर को। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इन सबसे हमें क्या देखना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं इसका कोई अल्टरनेटिव क्या करना होगा, ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, इसको इरेज ही कर देते हैं। इनके लिए कोई अल्टरनेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अल्टरनेटिव इन द सेंस कि हमें बायलैटरल रिलेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जहां पे हमें सप्लाई का जो है कंसर्न ना हो। ठीक है, हम यूएस वगैरह से इंपोर्ट कर सके। दूसरी चीज, कुछ फंड्स तो है वो रिजर्व करना चाहिए, जैसे इन सब चीजों के लिए कि किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से नहीं किया जाए, इस चीज के लिए। और एमजी नरेगा को स्ट्रेंथ करना चाहिए ग्राम पंचायत लेवल पे। ठीक है। तीसरी चीज, हमें जो हाउस होल्ड है उनको ध्यान में रख के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी कि आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। जहां रिक्वायरमेंट है वो सेक्टर पहले प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, वो एरिया पहले प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक है ना, जिस एरिया को आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, उस एरिया को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये काम जो है ग्राम पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे वही चीज बताया है, तो काम तो हो रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। अब यहाँ पे बात की गई है कि जो डाटा है जल शक्ति मिनिस्टर का, वो किस पे पूरी तरह डिपेंड है, स्टेट्स पे। यानी कि अगर स्टेट ठीक से काम कर रही है तो हमें डाटा भी ठीक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है सर्टिफिकेशन का। सर्टिफिकेशन यानी कि जो गांव जुड़ चुके हैं उनको एक सर्टिफाई दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ओनली 1,68,157 विलेज जो है रिपोर्ट किए गए हैं हर घर जल से, लेकिन सिर्फ 59,000 जो है लगभग 35% को क्या किया गया, सर्टिफाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल किसका आता है, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत को कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, ताकि वो और हाउस होल्ड को क्या करे, आइडेंटिफाई करे और वहां से उनको सर्टिफाइड करे कि कितने लोगों को ये चीज मिल चुका है, ताकि एक अच्छी जो रिपोर्ट है, एक डाटा जो है हमारे सामने निकल के आए। ठीक है, यही चीज बताया जा रहा है। अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, अगर एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कमीशन जो कि जल शक्ति मिनिस्टर द्वारा जो सैंपल दिए थे, उन्होंने बताया 3 लाख हाउस होल्ड जो है 13,300 गांव में रिपोर्ट किया गया, जिसमें 62% जो है कनेक्शन हुए थे अक्टूबर लास्ट ईयर तक। लेकिन ये क्या है, ये जो सैंपल है ये छोटा है। आपको बड़े लेवल पे क्या करना पड़ेगा, सैंपल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
अगर हम लार्ज स्टेट की बात करें जो कि निकल के आ रहे हैं, जिसमें 100% इसको कंप्लायंस किया जा रहा है, उसमें कौन कौन से आते हैं? आपके गुजरात आते हैं, हरियाणा आते हैं, पंजाब, जो कि फेयरली हाई बेस्ड इन 2019, जो 2019 से कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, और इसी चीज को आपको कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है रखनी पड़ेगी लोगों के बीच में। ठीक है, आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया। अगर आर्टिकल आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिकन नाटो प्लस बेट। क्या है यहाँ पे? देखिए, आपने अभी तक नाटो के बारे में सुना होगा, दूसरी कॉन्सेप्ट निकल के आ रही है नाटो प्लस, जिसमें अभी क्या है 5 मेंबर हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अभी अगर नाटो की बात की जाए तो 31 मेंबर है, इसमें अभी बात की जाए 5 मेंबर है। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे, इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों आया क्यों इनके बारे में थोड़ी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, और इंडिया का इसमें क्या रोल है। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ, आपको पता है कि नाटो किस लिए बनाया गया था? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, नाटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, जो कि मिलिट्री अलायंस, अब ये करता क्या है? जो आपके अमेरिका हो गया, ठीक है, ये अमेरिका वाला हिस्सा है, ये आपका यूरोप का हिस्सा ये वाला। ठीक है, यहाँ के जो यूरोप के लोग हैं, जो एरिया है, और अमेरिका है, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए। मोस्टली इसमें अमेरिका यूरोप की पार्ट है। ठीक है, इंक्लूड कर दिया जाए तो इन्होंने क्या किया था, एक अलायंस बनाया था जिससे कि क्या कर सके, जो आपका रसिया है, रसिया को अटैक को सेव कर सके। ठीक है, रसिया का जो स्टैंड है कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसको मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे नाटो का मिलिट्री अलायंस जो है वो बनाया गया था। ठीक है, अब जो है क्या है इसमें, अब इसके साथ साथ मिलिट्री अलायंस तो आज भी चल रही है, नाटो की इंपॉर्टेंस आज भी है। और रिसेंटली में बात किया जाए तो फिनलैंड ने अभी रिसेंटली में 31st जो कंट्री है उसने क्या किया है, अपने आप को नाटो के साथ जोड़ा है, और स्वीडन के साथ अभी बातचीत चली रही है। ठीक है, वो भी जल्द ही नाटो जो है ज्वाइन करेगा, यानी कि 32nd जो है कंट्री जो है मेंबर जो है वो बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात की जाए नाटो प्लस की, तो नाटो प्लस किस लिए लाया गया? नाटो प्लस इसलिए लाया गया ताकि चाइना को रोक सके, चाइना के इन्फ्लुएंस को रोक सके। अब देखिए, नाटो जो लाया गया वो लाया गया आपके किस लिए? रसिया को रोकने के लिए। अब नाटो प्लस जो लाया गया वो किसके लिए लाया गया? चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो है आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए थे यूएसए, तो वहां पे उनसे नाटो प्लस ज्वाइन होने की बात की गई। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे एस जयशंकर जी है मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको भी नाटो ज्वाइन करने का प्रपोजल पहले दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। अब ये समझते हैं हम लोग कि ये नाटो है क्या और नाटो प्लस है क्या। जैसे कि मैंने बताया, अभी नाटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, जो कितने कंट्री का ग्रुप है? 31st कंट्री का ग्रुप है, जिसमें अभी फिनलैंड जो है जुड़ा है। ये आपके कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब सोवियत यूनियन था उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। जब सोवियत यूनियन रसिया में टूट गया तो अभी भी वो एग्जिस्ट कर रही है। अब ये इसका रिलीवेंस जो है बताया जा रहा है कि रसिया को कर्टेल करने के, रसिया को मिटिगेट करने के, रोकने के लिए बनाया गया। अगर हम नाटो की अपीयरेंस की बात करें, ये क्या करता है, पहले क्या था, ये सोचा गया था कि नाटो की रेलिवेंस कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, लेकिन जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो नाटो की रेलिवेंस को और ज्यादा, ऐसा लगा कि नाटो की रेलिवेंस और ज्यादा बढ़ गया। अब अगर बात की जाए दूसरी कंट्रीज की, तो ये क्या कह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज ये कह रहे हैं कि भैया ये जो टाइम चल रहा है ये
जो वॉर का टाइम चल रहा है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके कोल्ड वॉर 2.0 को दिखा रहा है, जिसमें आपके एक तरफ क्या हो रहे हैं, यूरोप प्लस यूएसए जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आपके रसिया की अलायंस जो कि चाइना वगैरह हो गया इनके साथ बने हुए हैं। तो यानी कि एक कोल्ड वॉर के टाइप, दूसरा कोल्ड वॉर के टाइप एक सिचुएशन बन रहा है। और यहीं पे अगर हम नाटो प्लस की बात करें, नाटो प्लस की बात करें तो ये क्या है, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। क्या है, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिसमें 5 कंट्री है। कितने कंट्री है, 5। न्यूजीलैंड, आपका ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल। और इसमें आपको इंडिया को जोड़ने की बात की जा रही है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि भैया जो नाटो प्लस है वो और भी लोगों के लिए खुला हुआ है, और भी इंगेजमेंट करने के लिए खुला हुआ है जो नाटो है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भैया इंडिया जो है इनके साथ आके इंक्लूड, और जिससे कि स्ट्रांग एक नेशन जो है, यानी कि स्ट्रांग जो एक मिलिट्री अलायंस है वो बने, जिससे कि डेटरेंस रहे किसका, यूएसए का। अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो क्या प्रॉब्लम होगी, इंडिया अगर इस चीज को ज्वाइन कर लेता है, सपोज करो ज्वाइन कर लिया आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं इसकी रेलिवेंस जो हो जाएगी खत्म हो जाएगी। इंडिया की जो एक रिलीवेंस है कि वो एक बिग पावर की तरफ निकल सकता है, उसकी रिलीवेंस कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूएस का दबदबा आ जाएगा, क्योंकि ये एक यूएस मिलिट्री है, अलायंस है, तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन किसके फॉलो करने पड़ेंगे, यूएसए के फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, ऑटोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इंडिया की जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और क्या होगा, ऑटोनॉमी खत्म होने के साथ साथ इंडिया की रेलिवेंस भी मैंने बताया जैसे खत्म हो जाएगी, और इंडिया की जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी क्या होगी, आपको दूसरों से पता करके करनी पड़ेगी। हाँ, ये फायदा होगा कि आपकी जो मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो आपको बढ़िया मिलेगा, वो आपको ठीक मिलेगा, स्ट्रांग मिलेगा। लेकिन अब एक बात बताओ, जब इंडिया का डिसीजन ही लेने का उसके ऊपर रोल नहीं रहेगा तो फायदा क्या उस मिलिट्री अलायंस का, उस मिले जो टेक्नोलॉजी उसका फायदा क्या है। कल सपोज करो किसी और देश के साथ, चाइना के साथ लड़ाई होती है और वो तो एक स्ट्रांग बन के आ जाएगा, लेकिन अगर इंडिया अपनी तरफ से बायलैटरल रिलेशन बनाए तो इंडिया क्या करेगा, हम भी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करें, हम भी और डेवलपमेंट करें, हम ये सोचेंगे। लेकिन अगर जहां यूएस एंट्री कर गया, अगर हम इसको ज्वाइन कर लिए तो हम क्या सोचेंगे, अरे रहने दो, यूएस तो दे ही रहा है, हम उससे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हम अपनी इनोवेटिव चीजों को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब क्या बताया गया, अगर नाटो को देखा जाए, अभी ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जैसे नाटो प्लस को जिस तरह से नाटो को किया गया, नाटो को एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज मिला हुआ है, लेकिन नाटो प्लस को ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं मिला है। ये क्या चाहता है, जो अलग अलग मेंबर्स है, कंट्रीज के मेंबर्स है, उनको कहीं ना कहीं एक प्रोसेस में लेके आए और नाटो के प्रिंसिपल पे लेके आए, उनकी ऑब्लिगेशन जो है वो नाटो डिसाइड करे, और डिफेंस कम्युनिटी भी, और नाटो यानी कि नाटो का मतलब है यूएसए, यूएसए उसको डिसाइड करे। नाटो का पहले टारगेट क्या था कि सोवियत यूनियन को कटल करना, अब जो है रसिया को। लेकिन नाटो प्लस का फोकस क्या है, नाटो प्लस का फोकस जो है हमें पूरा पूरा दिख रहा है कि भैया वो चाइना को इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है, और इसके लिए वो इंडिया को एक अच्छा जरिया मान रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया और चाइना की क्या चल रही है, अभी डिस्प्यूट वगैरह चल रही है, और उसको इस चीज को क्या करना चाहता है, मिस नहीं करना चाहता है, इस जरिए को वो मिस नहीं करना चाहता है, जिससे इंडिया जो है वो एक अच्छा पार्टनर बन सकता है चाइना को रोकने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पे इंडिया को क्या गेन हो सकता है, इंडिया को मिलिट्री एडवांसमेंट मिल सकती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहां पे इंडिया को फायदा क्या होगा, मिलिट्री एडवांसमेंट मिल सकता है। ठीक है,
मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जिसको टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकता है, यानी कि आपकी अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो अगर यूएसए के पास है, यूएसए क्या कर सकता है, वो इंडिया को दे सकता है, इंडिया की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, यूएस के पास जा सकती है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है प्लेटफॉर्म बनेगा, एक दूसरे के लिए काम करेंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी कहीं ना कहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथ बनाएगा, और ज्यादा कैपेबिलिटीज बनाएगा, और ज्यादा मॉडर्नाइज बनाएगा। लेकिन क्या इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या ये इंडिया को ऑटोनॉमी देगा, क्या इंडिया को ऑटोनॉमी देगा? तो यहां पे बात आ जाती है इंडिया की ऑटोनॉमी की। अगर हम बात करें रसिया की, रसिया हमारे लिए एक अच्छा फ्रेंड की तरह रहा है, ऑल वेदर फ्रेंड की तरह जो है हमारे साथ रहा है, ठीक है। और जो भी रीजनल सिक्योरिटीज हमें जरूरत पड़ी है वो कहीं ना कहीं हमें रसिया ने प्रोवाइड किया है, रसिया ने प्रोवाइड किया है। तो क्या हम इस तरह के स्टेप लेके और रसिया को भड़का सकते हैं? तो ये लेना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो रसिया के साथ है उसको और स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसको रिलेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि जो जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसी बन रहे हैं उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं एक इंडिया के सामने सिग्निफिकेंट चैलेंज बन के निकल के आ रहा है। दूसरी चीज अगर देखा जाए, अगर यूएस के साथ वो अलायंस करता है तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो उभर के आएंगे। जैसे चाइना का, चाइना और ज्यादा प्रोएक्टिवली हम पे अटैक करने की स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये पहले ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन चुका है, और ज्यादा हो जाएगा। इंडिया के पास फ्रीडम भी लिमिटेड हो जाएगी, लिमिटेड फ्रीडम हो जाएगी उसके पास एक्शन लेने के लिए। जैसे मैंने अगर मान लीजिए सपोज कि ये अभी आपने देखा होगा यूएस ने क्या किया है, ताइवान की सेफ्टी के लिए उसके पास आया है। तो क्या किया है यहाँ पे, अब जब आया है तो वो जानता है, चाइना क्या जानता है, चाइना जानता है कि यूएसए जो है वो ताइवान के साथ है, यूएसए जो है वो ताइवान के साथ है। तो वो क्या करेगा, यूएस को रोकने के लिए अपनी मिलिट्री पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा, मिलिट्री पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा, यानी कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। और वो अगर स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है तो इसका मतलब मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, वो खतरा किसके लिए होगा, इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया की मिलिट्री पावर उतने लेवल तक नहीं है, लेकिन अगर चाइना अपनी मिलिट्री पावर को उतनी लेवल तक एक लेवल से ऊपर बढ़ा देगा तो इंडिया की मिलिट्री पावर कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तीसरी बात की जाए, इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेंटेनेंस है कि भैया सबके साथ एंगेज करना, अलग अलग नेशन के साथ, अलग अलग ब्लॉक्स के साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करना, एंगेज करना। तो इसके ऊपर भी एक ऑटोनॉमी होती है, लेकिन अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है तो ये ऑटोनॉमी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इंडिया को फिर अपने हिसाब से काम नहीं करना पड़ेगा, फिर जो ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी और इंडिया को डिपेंडेबल होना पड़ेगा किसके साथ, यूएस के साथ। और ये कम फ्लेक्सिबिलिटी देगी इंडिया को दूसरे पावर के साथ इंगेज होने के लिए। तो इस टाइम पे इंडिया को करना क्या चाहिए, इंडिया को अपनी रीजनल डायनेमिक को देखना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी चैलेंज जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट, टेररिज्म, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, इनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इंडिया को डील करना पड़ेगा एक बैलेंस अप्रोच के साथ नाटो के साथ, और जो अलग अलग यूरेशिया की कंट्री है या इंडो पैसिफिक के रिसोर्सेस है उनको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो बड़े बायोलेटरल रिलेशन है जैसे क्वाड हो गया, एचसीओ हो गया, नाटो हो गया, इनके साथ क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मली टाइज अप, यानी कि अपनी जो अलायंस है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास तो स्ट्रांग एजेंडा है, नाटो है, नाटो के साथ आप फॉर्मली बातचीत कर सकते हो ऑब्जर्वर स्टेट की तरह। दूसरी आपका क्वाड हो गया, ठीक है, बायोलेटरल रिलेशन के साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं। अगर एससीओ की मीटिंग देखा जाए, कहीं ना कहीं चाइना और रसिया है यहाँ पे, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, इन जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, I2U2 हो गया। तो
इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपनी अलायंस को जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है क्लाइमेट रिलेटेड से। इसकी आर्टिकल, चलिए कोई बात नहीं। क्लाइमेट रिलेशन से क्या बताया जा रहा है, द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अभी आपको पता है बॉन क्लाइमेट चेंज हुआ था 5 जून से 14 जून के बीच में। ठीक है, तो इनमें क्या बताया गया, किस चीज के बारे में बात किया गया वो देखिए। इसमें जो बताया जा रहा है आपके कि एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, ट्रांजिशन के ऊपर, कि हम लोग को किस तरह से जो है ट्रांजिशन की तरफ जाना चाहिए जिससे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो पॉसिबल हो सके, मतलब क्लाइमेट चेंज को जो है मिटिगेट कर सके हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, जो पहली ग्लोबल स्टेक अंडर पेरिस एग्रीमेंट COP21 में दुबई में दिसंबर में होने वाली है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात आई है, तो यहाँ पे करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कंप्लीटली। और उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक फाइनेंस, सबसे पहली चीज आती है फाइनेंस, दूसरी उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी चीज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन एक्चुअली पहले ही आती है कोलैबोरेशन। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं जरूरत है और इसी चीज को कहा जाता है कि ट्रांजिशन, कि मतलब आप एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप अभी पॉल्यूटेड चीजों से आप अनपॉल्यूटेड चीजों की तरफ जाओगे तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी भैया, फाइनेंशियल की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की और कोलैबोरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है, ये सारी चीजें दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने की तरफ हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर हम 2015 की बात की जाए, जो पेरिस एग्रीमेंट की बात हुई थी, जिसमें हमने कहा था जो टेम्परेचर की लिमिट्स है ग्लोबल की वो 1.5 डिग्री तक ही क्या करना है, रखना है। ठीक है, और इस पे कहीं ना कहीं हर तरह के बॉन कॉन्फ्रेंस में क्या दिया जा रहा है, इम्फेसाइज ज्यादा किया गया है। अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, सपोज कीजिए हमने क्लाइमेट चेंज जो है वो बढ़ गया, तो इसकी क्लाइमेट चेंज की सिग्निफिकेंस क्या होगी। सबसे पहली चीज तो क्लाइमेट चेंज के कारण से आपके जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, उनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, ह्यूमन की जो सर्वाइवल कंडीशन है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ह्यूमन की सर्वाइवल कंडीशन और ज्यादा खराब होगी। यहाँ पे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन पे ज्यादा खतरा आएगा, जो हेल्थ के रिलेटेड कंसर्न है वो और ज्यादा बढ़ने लगेगा, पैंडेमिक जैसी चीजें और ज्यादा बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होगी। और साथ ही साथ हमारा जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड जो है वो अपने आप को जो चेंज करता है, कहीं ना कहीं ये हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, एक डिवास्टेटिंग तरफ बढ़ेंगे, यानी कि विनाश की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात क्या की गई है, यहाँ पे हमें ग्रीन हाउस के मिटिगेशन की बात की गई है। जो एमिशंस होता है ग्रीन हाउस का, ठीक है, उसको मिटिगेट करने की बात की गई है। यहाँ जो डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप कंट्री है उनके बीच के रिलेशंस की बात की गई है, यानी कि वो किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वो जो डेवलपिंग कंट्री है वो और ग्रोथ कर सके, क्योंकि डेवलप कंट्री ने अपनी ट्रांजिशन कर लिया है। यहाँ डेवलप कंट्री ने जितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब किसकी बारी है, अब बारी है डेवलपिंग कंट्री की। क्या वो अपने हिस्से की छोड़ दे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे भैया हमारे में भी डेवलपिंग की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पुरानी तरीके से तो नहीं कर सकते या ग्रीन हाउस एमिशन करके तो नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी कि न्यू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी डेवलपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, और ये फंड कहीं ना कहीं सफिशिएंट होना चाहिए ताकि ये डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया रहा है। क्या बताया जा रहा है,
द सिग्नल फ्रॉम बोन कॉन्फ्रेंस वॉज दैट डेवलपिंग कंट्री टू नीड to more ambitious their emission reductions if world is limiting rising global average temperature in context of adequate finance. यहाँ पे एडुकेट फाइनेंस की बात करें, अगर एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड करेगा तो वो उस चीज को कहीं ना कहीं कम करेंगे. ठीक है, जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस है, एमिशन है, उनको रिडक्शन करेंगे. बात की जाए जस्ट ट्रांजिशन पाथवे, इसमें क्या बताया जा रहा है? जो जून 14 की बात थी उसमें क्लाइमेट चेंज की जो निगोशिएशन है वो एक कॉम्प्रोमाइज पे आके रुकी. क्या बताया गया? जस्ट ट्रांजिशन पाथवे, कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ट्रांजिशन पाथवे को फॉलो करें. यानी कि जो हम रास्ता फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूज होना चाहिए. उस एक ग्रीन हाउस की तरफ से हमें क्या करना है? ग्रीन हाउस रिडक्शन की तरफ बढ़ना है. तो इसमें जो जो चीज जरूरत पड़ेगी इस चीज को कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन. ठीक है, इसमें मीन्स बताया गया दैट जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मल पाथवे नीड टू बी कैरिड आउट द वे दैट इज फेयर एंड इंक्लूसिव पॉसिबल एवरीवन कंसर्न. यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर है, जितने भी लोग है, जितने भी कंट्रीज है, वो सारे क्या है? इसके पार्ट है. और वो क्या करे? धीरे धीरे इसको अलग अलग मेथड से, इक्विटेबल वे से और इंक्लूसिव वे से क्या करे? इसको एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़े. ठीक है, और हमारा जो जस्ट ट्रांजिशन पाथवे है COP 27 की, उसकी तरफ हम एग्रीमेंट की तरफ क्या है? बढ़े. इंडिया की अगर क्लाइमेट पॉलिसी की बात करें तो ये कहां से होती है? प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनकी प्रिंसिपल जो है कॉमन है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलग अलग है, इनकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है. तो यहाँ पे इंडिया को क्या जरूरत है? एक फाइनेंस की जरूरत है जिससे कि वो अपनी जो कमिटमेंट है जीरो एमिशन कब तक? 2070 तक, उसको पूरा कर सके. ठीक है, अब हर कंट्री ने क्या कर रखा है? अपनी नेशनल डिटर्मिनेट कंट्रीब्यूशन कर रखा है. यानी कि अपने हिसाब से क्या क्या करेगा वो पहले से इस चीज को बता रखा है. अब उसको करने के लिए क्या चाहिए? उसको करने के लिए ये सब क्यों क्या कर रखा है? ताकि पेरिस एग्रीमेंट को क्या कर सके? वो इम्प्लाई कर सके. तो इसके लिए सबसे पहली चीज प्रॉब्लम क्या आ रही है? कि जो जरूरत है, जो उनकी सर्कमस्टेंस है कि लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे जो है वो कहीं ना कहीं इनके सोशल इकोनॉमिक कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है. ये क्या करते हैं? इनको फंड तो मिलता नहीं है, तो ये क्या करते हैं? ये अपने ही सोशल इकोनॉमिक फंड का इस्तेमाल थोड़े बहुत इन चीजों में भी करते हैं. क्या उतने करने से काफी है? जो देश की बजट है उसमें से निकाल के क्या करते हैं? ये लोग बजट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है. आपको कहीं ना कहीं डेवलप जो नेशन है उनको कहीं ना कहीं इसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है ये सिर्फ एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है. और सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैंने जैसे बताया था कोलैबोरेशन जो है यहाँ पे जरूरी है. अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम जो है और ज्यादा बढ़ेगी. ठीक है, अगर हम बात करें, बहुत सारे ऑब्जर्विंग कंट्री ने ये देखा है, मैनी ऑब्जर्वर ने ये देखा है कि केवल कुछ ही फ्रैक्शन जो है $100 बिलियन का वो रिलीज किया गया है. जो कि बात की गई थी कब? 2009 के कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें 2020 को डेडलाइन रखा गया था कि $100 मिलियन का जो है जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा. किसके द्वारा? डेवलप कंट्री द्वारा. लेकिन उस चीज के में भी वो क्या है? पीछे हो रहे हैं, क्योंकि वो सफिशिएंट अमाउंट जो है नहीं मिल पा रही है. ठीक है, तो अगर ये फाइनेंस चीजों में कमी रहेंगी तो क्या होगी? हमारी जो इम्प्रूवमेंट है उनमें भी क्या आएगी? कमी आ जाएगी. अगर फाइनेंस की चीजों में अगर मान लीजिए ड्रॉप हुआ, आपकी रिसोर्सेज जो है वो भी क्या होगा? बन नहीं पाएंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए एक अर्जेंटली क्या करना चाहिए? स्केल अप मिटिगेशन एम्बिशंस और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ताकि जो ग्लोबल स्टेक्स है उनको भी इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और उनको भी इंक्लूड करना चाहिए हमें इसमें. प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके लिए अब हमें करना क्या चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड होगा कि आप सबसे पहले तो जो $100 बिलियन है उसको ट्रांसफर करने की सोचिए. दूसरी चीज, स्टेक होल्डर को यानी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को क्या कीजिए? इसमें इंक्लूड कीजिए. ठीक है, तीसरी चीज अवेयरनेस
जो है वो फैलाइए लोगों के बीच में, और स्टेप बाय स्टेप क्या कीजिए, आप मिटिगेट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज के रूल्स है उसको इम्बाइब कीजिए अपने किसमें, अपने जो नेशनल पॉलिसी है उसमें इंक्लूड कीजिए, ताकि आप क्या कर सको, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को इजिली कर्टेल कर सको। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।